बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पद्य पाठ 5 पर्वत प्रदेश में पावस पढ़ा चुकी हूँ, जिसके प्रश्नोत्तरों की बारी आज है। तो मैं प्रश्नोत्तर लिखवाने चल रही हूँ। पूरा भावार्थ काव्य सौंदर्य मैंने आपको समझा दिया इसके पहले के वीडियो में। संभवतः आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखिए। तो अब प्रश्नोत्तरों की बारी है, तो मैं एक एक प्रश्नों को अब आपको लिखवाऊंगी। आप अपनी कॉपी किताब के साथ बिल्कुल तैयार होइए। प्रश्न आप अपनी पुस्तक से उतारिए, क्योंकि मैं प्रश्न नहीं उतारूंगी, सिर्फ प्रश्न को पढ़ रही हूँ। उत्तर आप खुद से मैं लिखूंगी और आप पहला प्रश्न है का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी आपकी कविता में पावस ऋतु में कौन कौन से परिवर्तन दिखाए गए हैं, उसे आप क्रमबद्ध तरीके से पॉइंट में भी लिख सकते हैं, अनुच्छेद में भी लिख सकते हैं। तो आपको जैसे सुविधा हो वैसे उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न मैं शुरू करती हूँ। उत्तर नंबर 1 डाल रही हूँ। प्रश्न अपनी पुस्तक से आप उतारिए। पावस ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में पावस ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में पल पल नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। जिन्हें देखकर लगता है कि प्रकृति अपना परिधान बदल रही है। इससे प्रकृति का सौंदर्य और भी मनोहारी हो जाता है। पावस ऋतु में इस प्रदेश में पर्वतीय प्रदेश में निम्नलिखित बदलाव आते हैं। जैसे तालाब में जल भर जाता है
जिसमें पर्वत अपना विशाल रूप देखता है। दूसरा, पर्वतों पर खिले हजारों फूल उसकी आँख के समान दिखते हैं। झरने मोती की लड़ियों की तरह दिखाई पड़ते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं और ऊपर लिखूंगी। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैं और बाकी चीजों को ऊपर लिखती हूँ। संभवत आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अचानक बादलों और कुहासे के कारण पर्वत अदृश्य हो जाते हैं। अदृश्य हो जाते हैं। तालाब से उठने वाली वाष्प धुआं सा प्रतीत होती है। शाल के वृक्ष भय से धरती में धंस जाते हैं। बादलों का प्रतिपल परिवर्तित रूप इंद्रजाल या इंद्र का जादुई खेल प्रतीत होता है।
तो ये हो गया आपका पहले प्रश्न का उत्तर। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं दूसरा प्रश्न पढ़ती हूँ कि दूसरा प्रश्न है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? तो मेखलाकार शब्द का अर्थ होता है मेखला के आकार का, यानी करधनी के आकार का। तो एक आभूषण होता है कमर में पहनने वाला, उसके लिए कहा जाता है। तो उसी को पर्वत श्रृंखलाएं उसी के समान लगती थी, तो यहाँ पर उसके लिए मेखलाकार शब्द प्रयोग किया गया है। तो मैं दूसरे प्रश्न को लिखने चल रही हूँ, आप भी लिखिए। मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर नंबर 2 डालिए। मेखलाकार शब्द, मेखला और आकार, मेखला और आकार शब्द से मिलकर बना है, अर्थात करधनी स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा। अर्थात करधनी नामक आभूषण जो कमर में पहना जाता है, जो कमर में पहना जाता है, पर्वतीय क्षेत्र के पर्वतों का आकार गोलाकार सा प्रतीत हो रहा था, गोलाकार सा प्रतीत हो रहा था। जैसे वह पृथ्वी की मेखला हो। इसीलिए कवि ने मेखलाकार पर्वत अपार कहा है। इसीलिए कवि ने मेखलाकार पर्वत अपार शब्द का प्रयोग किया है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला प्रश्न लिखती हूँ। अगला प्रश्न है कि सहस्त्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया है? तो सहस्त्र दीर्घ सुमन से वास्तव में तात्पर्य है पहाड़ों पर खिले हुए जो फूल थे वो ऐसे लगते थे जैसे पर्वत की आंखें हों, तो उसी के लिए इसका प्रयोग किया गया। तीसरा प्रश्न का उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 3 डालिए और लिखिए सहस्त्र दीर्घ सुमन सहस्त्र दीर्घ सुमन का तात्पर्य है हजारों, तात्पर्य है हजारों पुष्प रूपी आंखें। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में पर्वत पर नाना प्रकार के रंग बिरंगे हजारों फूल खिल जाते हैं। मुझे लगता है और ऊपर लिखना चाहिए मुझे। खिल जाते हैं और पर्वत के ठीक, मैं रब करूंगी इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर्वत के ठीक नीचे विशाल तालाब, पर्वत के ठीक नीचे विशाल तालाब है जिसमें वह उन पुष्प रूपी आँखों से अपना प्रतिबिंब देख रहा है। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया, इसको उतार लीजिए। तो मैं नीचे के हिस्से को रब करूं, तब तक मैं अगला प्रश्न पढ़ती हूँ। अगला प्रश्न है, आप जब तक स्क्रीनशॉट लेते हैं तब तक मैं प्रश्न पढ़ दूं। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? तो कवि ने तालाब की समानता
दर्पण से की है, क्योंकि उसमें वो अपना प्रतिबिंब देखता है। तो प्रतिबिंब देखने के कारण, उसकी जल की स्वच्छता के कारण उसे वो जो लगता है कि वो जैसे दर्पण हो, शीशा। तो इसीलिए कवि को वो दर्पण के समान लगता है। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर लिखने चल रही हूँ। तो आप इसको उतार चुके होंगे, मैं इसको नीचे के हिस्से को रब कर रही हूँ। चलिए, अगला प्रश्न है, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? तो अगला उत्तर है उत्तर नंबर 4, यानी आप प्रश्न 4 उतार लीजिए। कवि ने तालाब की समानता दर्पण के समान दिखाई है। इसका कारण यह है कि पर्वतीय प्रदेश में पर्वत के पास स्थित स्वच्छ जल से परिपूर्ण तालाब दर्पण सा प्रतीत हो रहा है। जिसके जल में वह अपनी परछाई अपना विशाल प्रतिबिंब देख मुग्ध हो रहा है। चलिए, चौथा प्रश्न भी हो गया। चौथा प्रश्न भी उतार लीजिए। तो मैं इसको रब करके सीधे ऊपर से लिखूंगी, क्योंकि पूरा प्रश्न नहीं आएगा नीचे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रब करूंगी और 5वां प्रश्न लिखूंगी। तो संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं बिल्कुल किनारे हूँ। अब मैं रब कर रही हूँ और 5वां प्रश्न लिखूंगी। चलिए, पांचवा प्रश्न है पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं?
और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? तो वो अपनी आकांक्षाओं, अपनी कुछ इच्छाओं को के सरीखे हैं जो अपनी अपनी ऊंची ऊंची इच्छाओं को लक्षित करते हैं। तो उत्तर नंबर 5 डालिए, प्रश्न अपनी पुस्तक से लिखिए। पर्वत के हृदय से, पर्वत के हृदय से, पर्वत के हृदय से उठे ऊंचे ऊंचे, पर्वत के हृदय से उठे ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर, आकाश की ओर इसलिए देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं जैसे वे आकाश को छूने की चेष्टा कर रहे हो। इन वृक्षों की आकांक्षाएं अंबर के समान, एक समान ऊंची हैं। ऊंची हैं जिसे जिसे पूरा करने के लिए वे कुछ चिंतामग्न भी दिखाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर कवि ने वृक्षों की आकांक्षाओं का मानवीकरण करके बताया है कि मनुष्य अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आतुर रहता है। तो ये पांचवें प्रश्न का उत्तर हो गया, जिसमें ये बताया गया है कि जो वृक्ष हैं वो ऊंची ऊंची इच्छाओं को लेकर के आकाश को चूमते हुए से दिखाई पड़ रहे हैं और उसको उसकी वो ऊंची ऊंची इच्छाएं हैं जो
मनुष्यों की इच्छाओं के समान है, जिसे पूरा करने के लिए वो आतुर हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 प्रश्न हो गए हैं। इसके आगे के प्रश्नों को मैं अपने अगले वीडियो में दिखाऊंगी। मैं बिल्कुल किनारे हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पाठ से 5 प्रश्न पूरे हो गए हैं। इसके आगे के प्रश्नों को मैं इसके बाद के वीडियो में दिखाऊंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।